अपना बिहार में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं संतोष कंगवार। बुलेटिन की शुरुआत में करेंगे पटना सिटी से मिल रही बड़ी खबर के साथ। फतुहा थाना क्षेत्र के सिरपतपुर में पुलिस और अपराधियों के बीच में मुठभेड़ हो गई। इसमें पुलिस ने कार सवार एक अपराधी का हाफ एनकाउंटर किया है। एसटीएफ और फतुहा पुलिस की टीम की कार्रवाई में अपराधी सुंदरम के पैर में गोली लगी है, जबकि पुलिस ने कार सवार 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया। एक अपराधी मौके से फरार है। पुलिस ने अपराधियों की कार से एक देसी कट्टा और लगभग 1200 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस टीम को देखते ही अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में एक अपराधी के पैर में गोली लगी है। फतुहा थाना के सिरपतपुर की यह घटना है। पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जांच में जुट गए। पुलिस को जानकारी मिली थी कि फतुहा थाना क्षेत्र के एक अंतर जिला अपराधी गिरोह की ओर से भारी मात्रा में कारतूसों की सप्लाई करने और अवैध हथियारों की डील होने जा रही है, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। 2 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर जिसमें पुलिस की टीम एकजुट नजर आ रही है, पुलिस और एसटीएफ ने संयुक्त कार्रवाई की है। दूसरी तस्वीर में 1200 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। खबर यही मिली पुलिस को कि एक अपराधी जो भारी मात्रा में कारतूसों की सप्लाई करने जा रहा है, जिसके बाद पुलिस जैसे ही मौके पर पहुंची, अपराधियों ने पुलिस को देखकर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने जब फायरिंग की तो एक शख्स के पैर में गोली लगी है। पुलिस के द्वारा इनको रोका गया और इनके द्वारा गोली चलाने का प्रयास किया गया और इसी में एसएचओ के द्वारा फायरिंग की गई, जो एक अपराधी के पैर में लगा है। इसके अलावा अभी भारी मात्रा में यहाँ गोली बरामद हुई है। करीब 1200 से ज़्यादा राउंड गोलियाँ हैं, जिसका भी काउंटिंग चल रहा है। जिसको गोली लगी है उसको इलाज के लिए अभी भेजा जा रहा है। इसमें जो लोग हैं वो अन्य जिलों से आए हुए हैं, छपरा से बताया जा रहा है। इनका आपराधिक इतिहास भी निकाला जा रहा है और ये पता किया जा रहा है कि ये गोली कहाँ से लाए थे, इनका सोर्स क्या था और जिनको ये बेचने जा रहे थे उन पर भी आगे कार्रवाई की जाएगी। और पटना से बड़ी खबर मिल रही है, जहां कड़े नियम के बाद भी शराबबंदी की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भानु शर्मा का शराब पीते वीडियो वायरल हो रहा है। भानु शर्मा जिला स्वास्थ्य समिति पटना में पोस्टेड हैं और जिला मूल्यांकन एवं अनुश्रवण पदाधिकारी के पद पर तैनात है। वीडियो आरपीएस मोड के पास के होटल का बताया जा रहा है, जहां वे सहकर्मी के साथ जाम छलका रहे थे। वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि अधिकारी पर स्वास्थ्य व्यवस्था की मॉनिटरिंग का जिम्मा है, लेकिन इन्हें शराबबंदी का जरा भी खौफ नहीं। न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद आरोपी अधिकारी पर गाज गिरनी तय मानी जा रही है। पटना से ये तस्वीरें हैं, जहां कड़े नियम के बावजूद शराबबंदी की कैसे धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, तस्वीरें बयां कर रही हैं। इन तस्वीरों में जो नजर आ रहे हैं वो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मनु शर्मा हैं और उनके एक सहयोगी हैं। भानु शर्मा जिला स्वास्थ्य समिति पटना में पोस्टेड हैं और जिला मूल्यांकन एवं अनुश्रवण पदाधिकारी के पद पर तैनात हैं। वीडियो आरपीएस मोड के पास एक होटल का बताया जा रहा है, जहां वे सहकर्मी के साथ शराब पीते इन तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। अधिकारी पर स्वास्थ्य व्यवस्था की मॉनिटरिंग का जिम्मा भी है, लेकिन इन्हें शराबबंदी का जरा भी खौफ इन तस्वीरों में नजर नहीं आ रहा। न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद आरोपी अधिकारी पर गाज गिरनी तय मानी जा रही है। और खबर वैशाली से, जहां एक किराना व्यवसायी को फोन पर जान से मारने की धमकी देते हुए बदमाशों ने सीधे 50 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की है। पीड़ित ने कॉल की ऑडियो रिकॉर्डिंग कर पुलिस को सौंप दी, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। मामला वैशाली जिले के सराय थाना क्षेत्र के शीतल भकुरहर गांव का है, जहां निवासी जय नंदन साहा दुकान चलाते हैं। 7 मार्च 2026 की रात करीब 8:30 पर उनके मोबाइल फोन पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आई। पीड़ित के मुताबिक कॉल करने वाले ने पहले 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी और पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी, लेकिन मामला यहीं नहीं रुका। कुछ देर बाद फिर उसी नंबर से कॉल आई और इस बार सीधे 50 लाख रुपए की रंगदारी की डिमांड की गई। घबराए व्यवसायी ने तुरंत सराय थाना से संपर्क किया है। बताया जा रहा है कि प्रारंभिक जांच में आवाज के आधार पर पहचान भी की गई है। वैशाली एसपी ने बताया कि मामला संज्ञान में है। पीड़ित के आवेदन के बाद सराय थाने में मामले को दर्ज करा दिया गया है। पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। फोन आया था 8 तारीख को, लगभग वही 8:30 बजे करीब रात में। उसके बाद 4-5 कॉल आया है, जिसमें 2 कॉल का मैंने रिकॉर्डिंग किया है। और
थाना प्रभारी साहब को 9 तारीख को आके हमने आवेदन दिया और रिकॉर्डिंग भी उनके सरकारी मोबाइल में क्या बोला गया? बुला गया कि 10 लाख रुपया हमको रंगदारी चाहिए, और नहीं तो दुकान में ढुक कर तुमको गोली मारेंगे, कैमरा उमरा थाना पुलिस कोई कुछ नहीं कर सकता है, तुमको गोली मार देंगे। उसके बाद जो है कि फिर उसके बाद तुरंत कॉल आया 10 मिनट बाद कि हम 10 लाख नहीं, अब तुमसे हम 50 लाख रुपया लेंगे। तुम थाना में आवेदन दिया है, ये किया है, ऐसे किया है, थाना को फ़ोन किया, हम तुमसे 50 लाख रुपया का। और पूर्णिया के भवानीपुर बाजार के चर्चित गल्ला व्यवसायी मनोज डागा का बेटा किशन डागा बुधवार की संध्या से लापता है। उनका मोबाइल भी बंद आ रहा है, जिस कारण से परिजनों की चिंता काफी बढ़ गई है। इस बाबत परिजनों ने भवानीपुर थाना में आवेदन देकर पुत्र की बरामदगी की गुहार लगाई। घटना के बाबत व्यवसायी मनोज डागा ने कहा है कि किशन शाम करीब 4:30 बजे अचानक घर से गायब हो गया। किशन कुमार डागा 12वीं का छात्र है और गुरुवार को उसे परीक्षा देने के लिए विद्या विहार परोरा जाना था। परिजनों के अनुसार संध्या के समय वह घर से निकला, लेकिन देर तक वापस नहीं लौटा है। ये मार्केट तरफ निकला था, उसके बाद वो 4:30 के बाद वो मतलब उसका आधा घंटा वो मोबाइल आया नहीं घर पर, तो फ़ोन किए तो एंगेज बता रहा था फ़ोन। उसके बाद पौने घंटा के बाद उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। तो हम लोग वो मार्केट निकल गए खोजने के लिए, सब भाई और सब लोग, कहीं पता नहीं चला, अभी तक पहुंचा नहीं है घर वो। क्या लगता है आप? पता नहीं क्या हुआ, नहीं हुआ। आइसक्रीम लेने गया था, उसके बाद पता नहीं कहाँ चला गया वो। और गया जी से बड़ी खबर है, सब इंस्पेक्टर के भाई की गोली लगने से मौत हो गई है। घर के बाहर पड़ा मिला है सफीउल्लाह का शव। घर के बाहर ही टेलरिंग का काम किया करता था, कई महीनों से मानसिक तनाव से पीड़ित था। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मृतक का भाई एसआई के पद पर पोस्टेड है। गया जी से यह बड़ी खबर, सब इंस्पेक्टर के भाई की गोली मारकर मौत। घर के बाहर सफीउल्लाह का शव मिला है। घर के बाहर ही टेलरिंग का काम भी किया करता था, कई महीनों से मानसिक तनाव में था। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मृतक का भाई एसआई के पद पर तैनात है। और अगली खबर बाढ़ से, जहां भदौर थाना की पुलिस बीती रात एक शराब माफिया के घर छापेमारी करने पहुंची थी। जहां पुलिस की टीम बंद घर का दरवाजा खटखटाया, लेकिन जब दरवाजा नहीं खुला तो पुलिस जुगाड़ से छत के ऊपर चढ़ गई और फरार आरोपी की खोजबीन करना शुरू कर दिया। इस दौरान आरोपी मौके से फरार हो गया और अंधेरे की वजह से दरोगा का पैर छत से फिसल गया, जिससे दरोगा गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घायल दरोगा संजय कुमार को बाढ़ के अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। भोजपुर के गढ़हनी बाजार में एक मिठाई दुकान पर मामूली विवाद ने अचानक से तूल पकड़ लिया। नाश्ता करने आए कुछ युवकों से पैसे मांगने पर बहस हुई और एक युवक ने दुकानदार पर सरेआम पिस्टल तान दी। घटना का वीडियो सामने आने के बाद बाजार में हड़कंप मच गया। लोगों के बीच बचाव से मामला शांत हुआ और युवक को बाहर किया गया। गनीमत रही कि फायरिंग नहीं हुई। पुलिस ने कहा कि आवेदन मिलने पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी। और छपरा से बड़ी खबर है, मशरक में संदिग्ध मौत का मामला सामने आया। शराब से मौत से पुलिस ने इनकार किया है। मृतक के सामने आई मेडिकल हिस्ट्री। 3 दिन से बीमार था संतोष महतो। डीआईजी की ओर से स्टेटमेंट दिया गया है। छपरा से बड़ी खबर, मशरक में संदिग्ध मौत मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर। शराब से मौत से पुलिस का इनकार। मृतक की सामने आई है मेडिकल हिस्ट्री। 3 दिन से बीमार था संतोष महतो और बीमारी की वजह से पुलिस के स्टेटमेंट के मुताबिक संतोष महतो की मृत्यु हुई है। खबर गया जी से, जहां देवर ही विधवा भाभी की हत्या का आरोपी निकला है। आरोप है कि देवर और भाभी के बीच संबंध था और शादी का बनाए जा रहे दबाव की वजह से यह हत्या की गई है। मामला इमामगंज थाना क्षेत्र का है। परिजनों की शिकायत पर 9 मार्च को अपहरण का मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद जब पुलिस ने जांच शुरू की तो सेवानगर जंगल से महिला का शव बरामद किया गया। आरोपी देवर आदित्य के साथ उसकी भाभी
गोलू भी गिरफ्तार कर ली गई है, जबकि बाकी फरार आरोपियों की तलाश जारी है। बताया जा रहा है कि हत्या के बाद शव को गलाने के लिए आरोपी नमक भी लेकर आया था। उनके लिए शव को भेजा गया है। इस संबंध में उसके जो देवर जिसके उसके साथ जाने का सूचना था और उसके साथ उससे पूछताछ जब किया गया कड़ाई से, तो उसने अपना गुनाह कबूल किया और बतलाया कि उसने अपने भाभी का हत्या गला दबा के किया है। खबर भागलपुर से, जहां रेल पुलिस ने ट्रेनों में लूट, चोरी और छिनतई की वारदातों को अंजाम देने वाले एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है। यह गिरोह लंबे समय से यात्रियों को निशाना बना रहा था, खासकर भागलपुर और आसपास के रेल खंडों में। जानकारी के अनुसार मामले में 2 शातिर महिला को डिटेन किया गया। दरअसल बीते दिनों सूरत एक्सप्रेस में महिला यात्री के साथ चेन छिनतई हुई थी। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और जीआरपी की संयुक्त टीम ने अलीनगर के मोहम्मद जलाल, मोहम्मद लाल बाबू, मोहम्मद कलीम, मोहम्मद नाड़ा के घर पर छापेमारी कर 2 देसी पिस्टल, 4 देसी कट्टा, 10 जिंदा कारतूस, धारदार हथियार के साथ ट्रेन में लूटपाट के लूटे गए सोने चांदी के जेवरात बरामद किए गए हैं। ये सभी अपराधी संगठित रूप से ट्रेन में लूटपाट की घटना को अंजाम दिया करते थे। गिरोह में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस बिहार समेत देश के अलग अलग राज्यों में छापेमारी कर रही है। वो मोहम्मद लाल बाबू और मोहम्मद जलाल का घर था, उसमें छापेमारी हुई। उसके बाद से बगल के एक मोहम्मद करीम के घर में हुई और जो सरगना है इस गैंग का मोहम्मद नरहा, उसके घर में भी छापेमारी हुई। लेकिन मोहम्मद नरहा के घर में छापेमारी के बाद से धीरे धीरे जो पब्लिक धीरे धीरे आने लगी, थोड़ा विधि व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हुई, तो 4 ही घर में हम लोगों ने छापेमारी करके वापस आना मुनासिब समझा। और बेगूसराय में मछली विक्रेताओं का गुस्सा नगर निगम के खिलाफ फूट पड़ा है। पावर हाउस के पास लंबे समय से मछली बेच रहे लोगों ने नगर निगम पर उन्हें जबरन वहां से हटाने का आरोप लगाया। कहा कि अधिकारी आते हैं और उनकी मछली या तो ले जाते हैं या फिर सड़क पर फेंक देते हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अगर उन्हें हटाना है तो पहले स्थायी जगह दी जाए ताकि उनकी रोजी रोटी चलती रहे। मछली लोग नगर निगम भगा रहा है, हम लोग दुकान बंद करे हुए हैं। मेरा मछली सड़ गया, सब मार पीटता, छीन छोड़ के ले जाता है, सारे सामान लूट लिया नगर निगम जगह से हम क्या दे, मेरा मांगी कितना दिन यहाँ मछली बेचने बाल बच्चे के लिए आते हैं, भूखे हैं तब से आते हैं। अगर खाना मिलेगा तो आएंगे, तो वो उसी पार में है, उसी पार से इसी पार में क्या कि पुल बना जाओ उसी पार, इसी पार आए। कचरा है, वो कचरा हमको दे दिए, फिर भी कचरा को साफ कर दिए, उसी जगह बेचा, उसी जगह से भगाते हैं। हम लोग गरीब लोग हैं, फुटपाथ पर बेचते हैं सर, ना यहाँ जमीन है ना घर है, तो लाइसेंस कैसे बनेगा? आधार कार्ड और पैन कार्ड से तो बनता नहीं है। और इसी तरह से नगर निगम के कर्मचारी लोग आते हैं, मछली वाला पर डंडा लाठी चलाता है, कभी जेसीबी से आता है, कभी जेसीबी से इधर से उधर कर देता है, मछली उठा के नगर निगम में चला जाता है। खबर बक्सर से, जहां पीरो अनुमंडल क्षेत्र के खननी कला गांव का एक युवक कंबोडिया के दलालों के चक्कर में फंसकर जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया। इस घटना ने इलाके में हड़कंप मचा दिया। जानकारी के अनुसार मनीष कुमार राम फेसबुक के जरिए मुंबई के कथित एजेंट संतोष चौबकार के संपर्क में आए। एजेंट ने कंबोडिया में हॉस्टल में भोजन बनाने का काम दिलवाने का झांसा दिया और $700 से $800 मासिक वेतन का लालच देकर वीजा लगवा दिया। परिजनों के अनुसार मनीष 27 जनवरी 2026 को घर से निकले और 29 जनवरी की रात कोलकाता के रास्ते कंबोडिया पहुंच गए। करीब 2 सप्ताह तक काम नहीं मिलने पर मनीष और उनके साथियों ने एजेंट पर दबाव बनाया। इसके बाद एजेंट उन्हें काम दिलवाने के बहाने किसी दूसरी जगह ले जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में पुलिस को देखकर एजेंट संतोष चौबकार मौके से फरार हो गया, जबकि मनीष समेत 4 युवकों को पुलिस ने पकड़ लिया। मनीष की मां के अनुसार बेटे ने मैसेज कर बताया कि उन्हें पुलिस ने पकड़कर सेंट्रल जेल में बंद कर दिया है। अब परिजन भारत सरकार से युवक समेत 4 युवकों की सकुशल वापसी की गुहार लगा रहे हैं। 27 तारीख के हमारे लड़का गोई रहने जैसे घर से निकलल बावन हमारे लड़का वही गोइल बावन कंबोडिया में गोइल बावन। संतोष नाम का अर्जेंट हड़न बोलैले बाड़न हमरा लड़का के
कि आवा हम तरह के मनीष ऐसा काम दिवाई होटल में रखवाई भई कराई। इस तरीके घर से निकल बने 28 के एयरपोर्ट में पहुंचल बने कलकत्ता। वही जैसे रात में 1 बजे फ्लाइट भी आऊँ पर वही जैसे मैंने फ्लाइट पर गुल बने। एक बाद एजेंट आके रिसीविंग कर लेबा लोग वही जैसे रिसीव कर लेबा लिया जाके 2 जना के अमरजीत के आस मनीष के पहले बार कोई रहल एक बाद ले जाके हॉस्टल में रख ले बा 8-10 दिन हो गुल बा। एक बाद फिर मैंने लिया जाता रहे कि मैंने चलो लोग काम में लगाई कि कहाँ लिया जाता रहे ये पता नहीं था हम लोग। एक बाद रोड पर ले जाकर धरवा दिया पुलिस से, अपने भाग गया। संतोष लेकर वहाँ यहाँ से गए थे, कहे थे कि फुल पैकिंग में काम लगाएंगे। वहाँ ले जाकर होटल में रखा कुछ दिन, वही सब कहे थे ले जाकर काम करवाए थे, सब काम हो गया। संतोष से उनकी मुलाकात कैसे हुई थी? फेसबुक से। तो संतोष के साथ और कौन कौन गए? आपके भाई भी गए हैं? हाँ। आपके भाई का क्या नाम है? अमरजीत। आप मनीष की कौन है? वाइफ। और अगली खबर गोपालगंज से है, जहां 15 साल की सोनी कुमारी बचपन से दिव्यांग है। रामनगर हुसैपुर गांव की रहने वाली सोनी दोनों पैरों से दिव्यांग है, फिर भी वह हर दिन अपने घर से करीब 2 किलोमीटर दूर स्कूल पढ़ने जाती है। झोपड़ी नुमा घर में रहने वाली सोनी के फिर से बचपन में ही पिता नंद किशोर राम का साया उठ गया था। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर है, इसके बावजूद उसकी पढ़ाई की लगन कम नहीं हुई। सोनी ज्ञान गंगा पब्लिक स्कूल में कक्षा 1 की छात्रा है। परिजनों का कहना है कि कई बार ट्राईसाइकिल के लिए आवेदन लिया गया, लेकिन अब तक नहीं मिली है। सोनी के जज्बे की हर कोई सराहना कर रहा है, तारीफ कर रहा है। क्लास में कहाँ जाती हो पढ़ने के लिए? पब्लिक स्कूल राजगढ़। यहाँ से कितना दूर है? 2 किलोमीटर। डेली पैदल ही जाती हो? कब से दिव्यांग हो? मतलब बचपन से? पढ़ लिख करके क्या बनना है? बोलो, पढ़ के क्या बनना है? डॉक्टर। यहाँ सरकार से मांग है चाहतन जे पढ़े के लिखे के मदद चाहतन। मदद चाहतन। हाँ। अभी तक कोनो मदद ना मिलेला ना। ज्ञान गंगा पब्लिक स्कूल में जाली तो फीस उस लागेला कि ना? ना, फीस ना लगेला ना। वहीं सोनी की मदद के लिए बीजेपी विधायक और लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने गोपालगंज डीएम से फोन पर बात की। डीएम ने सोनी की मदद का भरोसा दिया है। मैथिली ठाकुर ने कहा कि कल तक सोनी को ट्राईसाइकिल मिल जाएगी। तो सोनी जो दोनों पैरों से दिव्यांग है, अब उसकी मदद के लिए बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर ने गोपालगंज के डीएम से बातचीत की है और यह आश्वासन मिला है कि कल तक सोनी को ट्राईसाइकिल मिल जाएगी। जी 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 जी। तो देखते मैडम आगे क्या जी आपका सहयोग मैडम बस बहुत बढ़िया देखा कि आप सहयोग करना चाह रही हैं। जी जी। बस दीजिएगा मिश्रा के सीमा में जो हो सकता है मैडम मैं कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं मैं आपको होते बच्ची की स्टूडेंट आईडी कार्ड मेरे पास आई, जिसमें बच्ची का नाम सोनी कुमारी बताया जाता है और बच्ची क्लास 1 में पढ़ती हैं। उनके माता पिता जीवित नहीं हैं। थोड़ी देर पहले ही मेरी बात डीएम गोपालगंज श्री पवन कुमार सिन्हा जी से हुई, जिन्होंने यह आश्वस्त किया है कि कल बच्ची को ट्राईसाइकिल मिलने जा रहा है और उनके आगे की पढ़ाई भी अच्छे से हो, यह सुनिश्चित की जाएगी। और मुझे बहुत खुशी है ये देखकर कि सोशल मीडिया की जो सकारात्मक शक्ति है और सभी लोग कहीं ना कहीं अपना हाथ बढ़ाने के लिए और मदद करने के लिए सामने आते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने मुझे टैग किया, मुझे इस पूरे प्रकरण का हिस्सा बनाया और मुझे बहुत संतुष्टि भी मिल रही है कि मैं इसमें अपना योगदान दे पाई। और लोकसभा के अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बयान दिया है। कहा है कि जनता तय करती है सरकार किसकी है। लोकसभा के स्पीकर के लिए एनडीए के लोगों का समर्थन प्राप्त है। गृह मंत्री ने एक बात का जवाब दिया है। स्पीकर के लिए एनडीए के लोगों का समर्थन प्राप्त है, इसलिए वो जानते थे, लेकिन वो लोग रन छोड़ हैं, अपनी बातों को भी ठीक से नहीं रखते। आदरणीय गृह मंत्री जी ने एक बात का जवाब दिया और साफ साफ बताया कि आप
लोकसभा की गरिमा को भी नहीं रखते। कबड्डी लीग का आयोजन पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया गया। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने इसका उद्घाटन किया। डिप्टी सीएम ने कहा कि अगले साल इसे और बड़े स्वरूप में करने की जरूरत है। उन्होंने खेल विभाग की ओर से खिलाड़ियों के लिए सुविधा बढ़ाने, स्टेडियम बनाने और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाए जाने का दावा किया। वहीं खेल मंत्री ने खिलाड़ियों को हर सुविधा देने की बात कही। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।